Hello students, welcome back on my YouTube channel. Dear students, today we are going to explain central ideas of the poems. The first poem is Dust of Snow. It's composed by the greatest poet Robert Frost. So before watch this video, if you are the new member on my YouTube channel, please subscribe my channel and share it. So let's start. The central idea of the poem Dust of Snow, that's composed by Robert Frost. So let's start it. Uh, One thing, it's a very important video for you all, because if you prepare central idea that's explained by myself in this video, then you secure your 3 marks in your board exams. So it's a more helpful video for you all, and it's a secure your 3 marks. So don't miss this video. Watch it till end, and understand all the things very well. And if you have any queries related to any poems central ideas, then you can comment in comment box. Okay, so let's start it. The poem Dust of Snow highlight the power of small, seemingly insignificant moment in changing one's mood and outlook. 1 minute. Okay, so let's start it. The poem Dust of Snow highlights the power of small, seemingly insignificant moments in changing one's mood and outlook. डस्ट ऑफ स्नो, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई कविता है, बहुत ही सुंदर छोटी कविता है। और इस कविता के द्वारा कवि ने लोगों की मनोदशा के बारे में चर्चा की है। यहाँ पे बताया है कि कैसे छोटी छोटी चीज़ें लोगों की मनोदशा को क्या करती हैं, बदल देती हैं। अगर फर्स्ट लाइन को आप देखेंगे, द पोएम डस्ट ऑफ स्नो हाईलाइट्स द पावर ऑफ स्मॉल सीमिंगली इनसिग्निफिकेंट मोमेंट्स इन चेंजिंग वंस मूड एंड आउटलुक, कि मतलब कैसे छोटे छोटे जो क्षण होते हैं, छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, वो किसी भी व्यक्ति के मनोदशा को बदलने में क्या होती हैं, पर्याप्त होती हैं। मतलब आसानी से किसी व्यक्ति की मनोदशा को क्या करती हैं, बदल सकती हैं। और जैसा कि इस पोएम में अगर आपने पढ़ा होगा ध्यान से, तो एक्सप्लेनेशन आपने समझा होगा कि इस पूरे पोएम में कवि ने चर्चा की थी कि एक दिन वो धतूरे के वृक्ष के नीचे से गुजर रहा था, हेमलॉक ट्री जिसे बोला जाता है, और उसका वो जो दिन था वो अच्छा नहीं था उस समय तक। लेकिन अचानक से उसके ऊपर बर्फ़ के कुछ कण आकर के गिरते हैं, जो कि किसी कौवे के द्वारा उड़ने या आकर के बैठने मात्र से, उस डाली के हिलने से कुछ बर्फ़ के कण आकर के कवि के ऊपर गिरते हैं, पोएट के ऊपर गिरते हैं, और जिसकी वजह से उसका जो बचा हुआ दिन था वो क्या हो जाता है, अच्छा गुजरता है, उसकी मनोदशा बदल जाती है। इसके पहले वो बहुत ज़्यादा दुखी था और बाद में वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। सो नेक्स्ट लाइन, द पोएट डिस्क्राइब हाउ अ सिंपल एक्ट, snow falling from a tree due to a crow's movement, lifts his spirits and saves his day from being wasted in sorrow। कि कैसे पोएट बताता है, इस बात की चर्चा करता है कि कैसे केवल बर्फ़ के छोटे से कण, जो कि एक कौवे की वजह से आकर के उसके ऊपर गिरते हैं, उसके दिन के बचे हुए भाग को क्या करते हैं, बचा लेते हैं। यानी कि उसका जो बचा हुआ दिन का भाग था वो भी शायद दुख में बीत जाता, लेकिन उस बर्फ़ के कण के गिरने मात्र से ही उसकी मनोदशा क्या हो जाती है, बदल जाती है। उसका जो उदास मन था वो खुश हो जाता है, और इस वजह से उसका जो दिन, बचा हुआ दिन था जो कि उदासी में बीतता, वो क्या होता है, खुशी में बीतता है। तो छोटी सी चीज़ें नेचर की किसी भी व्यक्ति की मनोदशा को बदलने के लिए क्या होती हैं, पर्याप्त होती हैं।
The poem conveys the idea that even minor events in nature can have a deep and positive impact on our emotions, offering hope and transformation. ध्यान दीजिएगा, इस पोयम के माध्यम से कवि ये बताना चाहता है, ये लोगों को प्रेरणा देना चाहता है कि नेचर के द्वारा नेचर कैन हैव अ डीप एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन आवर इमोशंस, कि नेचर की जो चीज़ें हैं, जो प्रकृति में होने वाली चीज़ें हैं, उनका हमारी मनोदशा पर, हमारे इमोशंस पर, भावनाओं पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ऑफरिंग होप एंड ट्रांसफॉर्मेशन, और इनमें इतनी शक्ति होती है, ये इतने पावरफुल होते हैं कि हमारे मनोदशा को बदलने के लिए क्या होते हैं, पर्याप्त होते हैं। यानी कि अगर हम क्या हैं, दुखी हैं, हम खुश नहीं हैं, अप्रसन्न हैं, दुखी हैं, तो इनमें इतनी ताकत होती है, ये इतने शक्तिशाली होते हैं कि हमारे मनोदशा को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। यानी कि हमारी नाखुशी को खुशी में, हमारे दुख को सुख में, हमारी अप्रसन्नता को प्रसन्नता में बदलने का क्या रखते हैं, ये हिम्मत रखते हैं, ये इतने शक्तिशाली होते हैं। कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति को हर परिस्थितियों में क्या होना चाहिए, हर परिस्थितियों में आशावान होना चाहिए, हर परिस्थितियों में सर्वश्रेष्ठ की आशा रखनी चाहिए। और हमें ये भी स्मरण रखना चाहिए कि प्रकृति एवं उसकी वस्तुएं किसी को खुश करने एवं निराशा से बाहर निकालने की क्या कर रखती हैं, क्षमता रखती हैं, कैपेसिटी रखती हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा कि नेचर में जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं इतनी शक्तिशाली हैं कि वो किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकती हैं, उसके दुख से बाहर निकाल सकती हैं, उसे खुश कर सकती हैं। सो दिस इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम डस्ट ऑफ स्नो, and this is the most important poem regarding your board exam. So learn it very well in proper way, and if you have any queries related to central idea explanation, then you can comment in comment box. So next important poem, A Tiger in the Zoo by Leslie Norris. This is the second most important poem regarding your board exam, and it's a secure your 3 marks if you have learned a proper way, learn in a proper way, learn very well, then you can secure your 3 marks. So don't miss this video, watch till end of this video. So let's start. A tiger in the zoo. A tiger in the zoo यानी कि एक जो टाइगर है, जो बाघ है, उसकी चर्चा की जा रही है कि वो क्या है, वो पिंजरे के अंदर बंद है। ठीक है, और ये जो पोएम है लेस्ली नॉरिस के द्वारा जो है इसको क्या किया गया है, कंपोज किया गया है। और ध्यान दीजिएगा, इस पोएम के माध्यम से, कविता के माध्यम से जो कवि है वो बाघ की स्थिति की चर्चा करता है कि कैसे एक बाघ जो है पिंजरे के अंदर अपने आप को क्या करता है, निस्सहाय महसूस करता है, और अगर उसी को जंगल में छोड़ दिया जाए तो वो क्या करता है, वो जंगल में बहुत ही शक्तिशाली होता है, बहुत ही पावरफुल हो जाता है और अपने मन का मालिक होता है बिल्कुल। सो लेट्स स्टार्ट द explanation of this poem. A tiger in the zoo contrasts the life of a tiger in captivity with its existence in the wild. कह रहे हैं कि एक जो बाघ है जो कि पिंजरे के अंदर बंद है, वो बिल्कुल उसका जो जीवन होता है, उसकी जो दिनचर्या होती है, वो बिल्कुल जंगल में रहने वाले बाघ से क्या होती है, विपरीत होती है। मतलब कि जंगल में रहने वाला बाघ स्वतंत्र है, अपने मन का मालिक है, जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है, घूम सकता है, टहल सकता है और अपने मन मुताबिक शिकार कर सकता है। बट एक बाघ जो पिंजरे में बंद है, वो क्या है, वो अपने मन का मालिक नहीं है, वो कहीं आ जा नहीं सकता है, वो फ्री नहीं है, उसे वही चीज़ें खानी होंगी जो उसे दी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन। The poem portrays the tiger's frustration and helplessness as it passes inside a cage deprived of its natural habitat. ध्यान दीजिएगा,
पोएट जो है इस कविता के माध्यम से एक बाघ के फ्रस्ट्रेशन मतलब उसकी स्थिति के बारे में कि मतलब वो कितना ज़्यादा अपने आप को हेल्पलेस महसूस करता है, निस्सहाय महसूस करता है जब वो कहाँ होता है, पिंजरे के अंदर होता है। यानी कि जब वो पिंजरे के अंदर होता है तो वो स्वतंत्र नहीं होता है, वो दूसरे का गुलाम होता है एक तरीके से और अपने मन मुताबिक चीज़ें नहीं कर सकता है। और वही जब बाघ क्या कर दिया जाता है, जंगल में छोड़ दिया जाता है तो बहुत ही क्या हो जाता है, पावरफुल हो जाता है। So it's emphasizes the theme of freedom versus captivity and highlights the cruelty of keeping wild animals confined। कह रहे हैं कि ये एक तरीके से इस बात पे भी चर्चा की जाती है इस पोएम के माध्यम से कि एक स्वतंत्र और एक ऐसे जीव की बात की गई कि जो क्या है, बंद है, जो गुलाम है एक तरीके से। यानी कि स्वतंत्रता सभी जीव को क्या होती है, प्रिय होती है और उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें उन्हें उनके स्वतंत्र परिवेश में रहने दिया जाना चाहिए। यानी कि कहीं न कहीं बाघ को पिंजरे में बंद करना ये क्या है, ये निर्दयता है, ये एक तरीके से आप जंगली जानवरों की आज़ादी को क्या कर रहे हैं, छीनने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उन्हें उनके स्वतंत्र परिवेश में रहने देना चाहिए। ठीक है। द पोएट एक्सप्रेसेस सिंपैथी फॉर द टाइगर, urging readers to consider the importance of liberty for all living beings। ध्यान दीजिएगा, वही चीज़ जो अभी हमने पीछे वाली लाइन में कहा कि पोएट जो कवि है वो बाघ के प्रति अपनी सहानुभूति प्रदर्शित करता है और वो कहता है, लोगों से प्रार्थना करता है कि सभी लोगों को जो जो जीव हैं, जो जंगली जीव हैं, उनके प्रति उदार होना चाहिए। उन्हें गुलाम बनाने के बजाय उन्हें उनके स्वतंत्र परिवेश में खुला रहने देना चाहिए। इसका मतलब ये है कि उन्हें कभी भी पिंजरे में या कभी भी किसी भी जगह पे बांध करके नहीं रखना चाहिए, जिससे वो क्या हो, क्योंकि जंगली जीव हैं तो जंगल उनका घर ही क्या है, जंगल है, तो उन्हें जंगल में ही रहना चाहिए। तो उन्हें उनके स्वतंत्र परिवेश में रहने देना चाहिए। कवि कविता के माध्यम से लोगों से क्या करता है, प्रार्थना करता है और अपनी सहानुभूति को क्या करता है, दर्शाता है। ठीक है। सो ये पूरा जो सेंट्रल आइडिया है अ टाइगर इन द जू का, ये बहुत ही आकर्षक है, बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जीवों के बारे में, या हम कह सकते हैं कि जीवों को किस तरीके से पालन पोषण उनका होना चाहिए, या उनके ऊपर किस तरीके से निर्दयता की जा रही है, उन सारी चीज़ों की चर्चा यहाँ पे की गई है। तो आप सभी लोग इस पोएम को अच्छे से तैयार रखिएगा, इस सेंट्रल आइडिया को लर्न करके रखिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। सो नेक्स्ट पोएम, फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज द ग्रेटेस्ट पोएट, बहुत ही अपने समय के बहुत ही महान पोएट थे, बहुत महान कवि थे। फायर एंड आइस, फायर मीन्स आग, आइस मीन्स बर्फ। यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोएम के माध्यम से ये चर्चा की है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये जो दुनिया है वो क्या होगी, वो आग से ख़त्म हो जाएगी, और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये दुनिया क्या कर रही, ये दुनिया पानी के माध्यम से जो है ख़त्म हो जाएगी। तो इस पोएम के माध्यम से कवि बताना चाहता है कि दुनिया का खात्मा कैसे हो सकता है या दुनिया कैसे ख़त्म हो सकती है। ना तो इसे बर्फ़ ख़त्म कर सकता है, ना तो इसे पानी ख़त्म कर सकता है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि जो लोगों में लालच है, जो लोगों के अंदर जो लालच है, जो एक दूसरे के प्रति नफ़रत है, शायद ये दुनिया को ख़त्म करने के लिए क्या है, पर्याप्त है। तो चलिए सेंट्रल आइडिया को शुरू करते हैं। द पोएम फायर एंड आइस प्रेजेंट्स टू contrasting views on how the world might end either in fire or in ice। कह रहे हैं कि ये जो फायर एंड आइस, आग और पानी, ये जो दोनों चीज़ों की चर्चा यहाँ पे की गई है, ये दोनों दूसरे
क्या है, कॉन्ट्रास्टिंग, दूसरे के विपरीत हैं। और मतलब ये यहाँ पे चर्चा की है कि हाउ द वर्ल्ड माइट एंड, मतलब दुनिया का खात्मा कैसे होगा या दुनिया कैसे खत्म होगी। आइदर इन फायर और इन आइस, या तो बर्फ से खत्म हो जाएगा या तो फिर आग से, यानी कि या तो पानी से या फिर आग से, दोनों में से कोई ना कोई चीज़ क्या करेगी, इस दुनिया को ख़त्म कर देगी। फायर symbolizes desire, greed and passion, while ice presents hatred, indifference and coldness। ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर फायर का मतलब आग का मतलब आग का मतलब क्या रखा गया है यहाँ पे, आग का मतलब है, आग जो है वो व्यक्ति की जो इच्छाएं हैं, ऐसी इच्छाएं जो उसके जो सीमित नहीं हैं, जो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा विस्तार लिए हुए हैं, यानी कि असीमित इच्छाएं हम कह सकते हैं। ग्रीड मतलब लालच से है यहाँ पे। एंड पैसन, वाइल आइस प्रेजेंट्स हैट्रेड, इंडिफरेंस एंड कोल्डनेस, और जो पानी है वो कहीं ना कहीं घृणा का प्रतीक है, और इसके अलावा जो है लोगों के प्रति उदासीनता का प्रतीक है। तो कहने का ये मतलब है कि कहीं ना कहीं जो आग है वो क्या है, वो व्यक्ति की असीमित इच्छाएं, ठीक, और जो पानी है वो क्या है, वो व्यक्ति की घृणा है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं इन दोनों की वजह से ये दुनिया क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। यानी कि लोगों में क्या है, लोगों में मानवीय संबंधों की क्या है, उदासीनता है, घृणा है, रूखापन है, और ये एक तरीके से कठोरता का प्रतीक है। इसलिए इसको स्नो यानी कि आइस कहा गया, बर्फ़ कहा गया, क्योंकि बर्फ़ क्या होता है, बहुत ही हार्ड होता है। तो इस वजह से बर्फ़ और आग ये दोनों ही संसार को संपूर्ण अंत तक लाने में समान रूप से क्या है, सक्षम है। मतलब दोनों में ये काबिलियत है कि इस दुनिया को क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। The poet suggests that both intense emotions and apathy can lead to destruction। पोएट कहता है, सुझाव देता है कि इन दोनों में से कोई भी किसी की भी अधिकता होने से क्या हो जाएगी, ये दुनिया खत्म हो जाएगी, ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी। द पोएम सर्व्स एज अ वार्निंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनकंट्रोल्ड इमोशंस एंड ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट्स। ध्यान दीजिएगा, ये पोएम एक तरीके से चेतावनी है लोगों के लिए जिनकी इच्छाएं क्या है, अनकंट्रोल्ड हैं, अनियंत्रित हैं, असीमित हैं, जिन्हें अपने इमोशंस पर अपने इमोशंस पर काबू नहीं है, और जो क्या है लोगों के प्रति क्या है, घृणा भरी निगाहों से देखते हैं। यानी कि जो उनकी अपनी इच्छाएं हैं वो क्या है, बहुत बृहद रूप में हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इनसे क्या होगा, इनसे इस दुनिया का खात्मा हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिएगा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोएम के माध्यम से ये अपना ये विचार व्यक्त किया कि संसार का जो अंत होगा वो दो तरीके से होगा, बर्फ के द्वारा अथवा आग के द्वारा। कवि के अनुसार, पोएट के अनुसार, आग जो है मनुष्य की आकांक्षाओं का, लालच की, क्रूरता इत्यादि का क्या है, प्रतीक है, और जितना अधिक आप उनको संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे उतना ही वो क्या होंगी, वो और ज़्यादा बढ़ती चली जाएंगी, उनका कोई अंत नहीं है, और वो जंगल की आग की तरह फैलती हैं एवं आपका संपूर्ण जीवन क्या करती हैं, निगल जाती हैं। ठीक है। दूसरी ओर बर्फ जो है वो मानवीय संबंधों की उदासीनता, घृणा, रूखेपन एवं कठोरता का प्रतीक है, और कवि का ये मत है कि आग एवं बर्फ दोनों ही संसार को संपूर्ण अंत तक लाने में समान रूप से क्या है, सक्षम हैं। तो इस तरीके से ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोएम में ये बताया कि मनुष्य की जो असीमित इच्छाएं हैं, जो घृणा है, उससे क्या होगा, इस संसार का खात्मा हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, पोएम 3 फायर एंड आइस central idea have completed. Next and the last poem, The Trees. Uh, the poet of this poem, Adrian Rich, Adrian Rich, uh, uh, was the poet of this poem. So let's start
द पोयम द ट्रीज। द ट्रीज इसका मतलब है कि क्या है, ट्रीज यानी कि पेड़ों के बारे में चर्चा की गई है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। द पोएम द ट्रीज सिम्बोलाइज द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम एंड रिन्यूअल। ध्यान दीजिएगा, ये जो पोएम है ट्रीज, ये क्या है, ये किसके बारे में है, ये कहीं ना कहीं स्वतंत्रता के बारे में, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के बारे में, और इसके अलावा पुनरुत्थान के लिए, ध्यान दीजिएगा, एक तरीके से यानी कि फिर से पुनर्जन्म के लिए, या यूँ कहें कि पुनरुत्थान के लिए, वृद्धि के लिए, विकास के लिए जो है उसके संघर्ष को यहाँ पे क्या करती है, दर्शाती है। ठीक है, यानी कि फिर से समझिए, द पोएम द ट्री सिम्बोलाइज द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम एंड रिन्यूअल। एड्रियन रीच जो हैं उनके द्वारा ये पूरी कविता लिखी गई है, और उन्होंने इस पूरी कविता को, यानी कि पेड़, मनुष्य एवं प्रकृति के जो मध्य का जो संघर्ष है उसके बारे में यहाँ चर्चा की गई है, वो दर्शाती हैं। ध्यान दीजिएगा, इट डिस्क्राइब्स हाउ ट्रीज प्रीवियसली कॉन्फाइंड इन अ क्लोज्ड स्पेस बिगिन टू मूव आउट मेटाफोरिकली, representing people, especially women, breaking free from oppression and societal constraints। ध्यान दीजिएगा, समाज के विकास एवं वृद्धि के साथ इसमें मनुष्यों ने क्या किया, यहाँ पे the students now we are going to explain the trees by Adrienne Rich. She was the greatest poetess that's composed it द पोएम। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे द ट्रीज ये पूरा जो है एड्रियन रीच के द्वारा जो है लिखा गया है। और चलिए पोएम को शुरू करते हैं। सेंट्रल आइडिया, द पोएम द ट्रीज सिम्बोलाइजेज द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम एंड रिन्यूअल। करें कि ये जो पूरी कविता है वो पेड़, मनुष्य एवं प्रकृति के मध्य का क्या करती है, संघर्ष दर्शाती है। एक तरीके से ये स्वतंत्रता और पुनरुत्थान के बारे में जो है यहाँ पे दर्शाया गया है चीज़ों को। इट डिस्क्राइब हाउ ट्रीज प्रीवियसली कॉन्फाइंड इन ए क्लोज्ड स्पेस begging to move out metaphorically, representing people, especially women, breaking free from oppression and societal constraints। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पेड़ एक तरीके से क्या है, जैसे पेड़ कैद रहते हैं, वो उस तरीके से ही जैसे औरतों की चर्चा की गई है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कवित्री ये संदेश देना चाहती हैं कि हमारे घरों के अंदर कुछ पेड़ों की उपस्थिति हमें प्रकृति की अनुभूति नहीं प्रदान करती। वह यह भी बताती हैं कि आंतरिक सजावट के उपयोग में किए गए पेड़ एवं पौधे भी कैदी ही हैं। वास्तविक जो नेचर होता है, वास्तविक जो प्रकृति है, वो बाहर है उन जंगलों में, जिनका हमने क्या कर दिया है, एक तरीके से विनाश कर दिया है। यानी कि ध्यान दीजिएगा, घर के अंदर कोई पेड़ पौधा आप लगा के रखते हैं तो वो क्या है, कैद है, वो फ्री नहीं है। जैसे वीमेन घरों में क्या है, कैद हैं। लेकिन अगर आप उसी पेड़ पौधे को जंगल में ले जाके लगा देते हैं जहाँ उसका अपना घर है, तो वो क्या होगा, फलता फूलता बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, The poem emphasizes the themes of liberation, self-growth, and reconnecting with nature, encouraging individuals to embrace change and independence। ध्यान दीजिएगा, ये पूरा पोएम जो है वो इस बात पे जोर देता है कि चीज़ें क्या हो, सेल्फ ग्रोथ मतलब अपने आप से क्या होती हैं, बढ़ती हैं। एंड रिकनेक्टिंग विथ नेचर, चीज़ें क्या होनी चाहिए, प्रकृति से जुड़ी हुई होनी चाहिए। इंकरेजिंग इंडिविजुअल्स टू एम्ब्रेस चेंज एंड इंडिपेंडेंस, और ये चीज़ें क्या होंगी, लोगों को मतलब इंडिपेंडेंस मतलब कि अपने आप से क्या होंगी, अपने आप पे डिपेंड होना सिखाएंगी। यानी कि इस कविता के माध्यम से कवि जो कवित्री है हमें वो बताना चाहती है कि कैसे वृक्ष उनके इर्द गिर्द मनुष्यों द्वारा बनाई गई चारदीवारी को तोड़कर जंगलों में क्या होते हैं, जाना चाहते हैं। कवित्री कहती है कि प्रत्येक वस्तु आज़ाद होने की गहन इच्छा रखती है, और यह विकास एवं सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, आवश्यक है। अतः हमें प्रकृति के नियमों का पालन क्या करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। यानी कि
ध्यान दीजिएगा, किसी भी पेड़ पौधे को अगर आप घर में लगा करके रखते हैं तो ये प्रकृति के नियम का पालन नहीं है, बल्कि आप उसे जंगल में आप ले जा करके लगाइए। क्योंकि आप घरों में आपने देखा होगा, वो उन घरों की चारदीवारी को तोड़ करके क्या होते हैं, बाहर निकलने की इच्छा रखते हैं, यानी कि कहीं न कहीं वो क्या होना चाहते हैं, स्वतंत्र होना चाहते हैं। इसलिए हमें हमेशा प्रकृति के नियमों को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। So dear students, the central idea of this poem have completed. If you have any queries related to central idea of any poem, then you can comment in comment box, and I reply to your all questions answer, and clear your all doubts. And dear students, at least I once again I say, I would like to say to all of you that watch this video till end and learn it very well, because this video secure your 3 marks, no doubt. This is 100% chance that's the in board exams paper, the central idea, anyone of in 4 poems that's provided by me to all of you. So don't forget this, learn it very well, and share it to your close friends. And please subscribe my channel, and like the bell icon for next video. And your likes motivate me for make a new video for you all. So please subscribe my channel and share it to your close friends. तो आज की वीडियो में इतना ही। हमने चारों सेंट्रल आइडिया को कवर किया है। ये स्टूडेंट्स, एटलीस्ट मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि ये 3 नंबर आपका पक्का है, श्योर है। सेंट्रल आइडिया इन्हीं में से कोई एक आएगा, तो अच्छे से इसको क्या करिए, तैयार रखिएगा। और इसको आप लोग बहुत ही छोटे-छोटे हमने सेंट्रल आइडिया तैयार किए हैं, इसको आप याद कर लीजिए और अच्छे से जा कर के एग्ज़ाम में राइट करिएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। और आप लोग अपना केयर करते रहिए और पढ़ाई को जारी रखिए। ओके बाय।